सो हेलो फ्रेंड्स, आप स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं इंग्लिश का बेसिक जो हम लोग चल रहे थे उसका हम लोग लेक्चर नंबर 9 हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है। और बीच में एक मतलब कि कल हम लोग हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिए थे क्योंकि कुछ कुछ बीच में ज़रूरी है। ठीक है। अगर जो डायरेक्टली आप पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा सा ठीक समझ रहे हैं ना, तो इसलिए हम हिंदी का अपलोड कर दिए थे। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग फिर से इंग्लिश आ गए हैं और लेक्चर नंबर 9 आ चुके हैं बेसिक में। और शायद कुछ लेक्चर और चलेगा, उसके बाद हम लोग का बेसिक खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो में आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, हर बार हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं। ठीक है। सब का मतलब ट्रांसलेशन में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट। ठीक है। और फिर बहुत चीज़ों में ऑब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं। तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट का पूरा खुलासा ही कर देंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट होता ही क्या है। ठीक है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है। तो देखिए, रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला। देखिए, नीचे भी आपको हिंदी लिख दिया गया है। अगर जो इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो हिंदी से थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा और समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अ रिसीवर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब अ रिसीवर मतलब होता है पाने वाला। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, समझ चुके हैं ना, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं ए रिसीवर मतलब फल पाने वाले को। ठीक है। ए रिसीवर मतलब फल पाने वाले को। अरे यार, ये क्या हो रहा है बार बार। ए रिसीवर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आगे एन लगेगा क्योंकि ये जो है ये वॉवेल में चला जाता है। ठीक है। और देखिए, अ रिसीवर का मतलब होता है फल पाने वाले। मतलब जो फल पाता है ना उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी बोल सकते हैं, द रिसीवर ऑफ ए वर्ब। मतलब वर्ब से जो फल पाता है ना, किसी क्रिया का फल जो होता है ना, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। द रिसीवर ऑफ ए वर्ब मतलब वर्ब से जो क्रिया का फल पाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, किसी क्रिया का फल पाने वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे नेहा एब्यूज मी। नेहा गाली दे रही है। फल किस पे जा रहा है, फल किस पे जा रहा है। जैसे कि नेहा तो है, ये तो वर्ब है। ठीक है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। नेहा तो काम कर रही है। क्या काम कर रही है, गाली देने का काम कर रही है। और किसको दे रही है, और जिसको देने का फल जाएगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे उसने मुझे मारा, उसने उसने मुझे मारा उसका। यहाँ पर देखिए, उसने मुझे मारा। ठीक है। उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, मारना। और मारना क्या है, एक वर्ब में चला जाता है। और किसको मारा, मुझे मारा। और मुझको जो है ना, यही ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, नेहा एब्यूज्ड मी। नेहा का काम क्या है, गाली देना काम था। ठीक है। और किसको गाली दी, तो मुझे गाली दी। ठीक है। और राम किल्स रोशन। राम जो होता है ना, राम मारा है। किसको मारा है, रोशन को मारा है। ठीक है। और देखिए, राहुल विल बी टीच इंग्लिश। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्ट आने का सिंपल सा फॉर्मूला अगर जो मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, ऑब्जेक्ट आने से पहले क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में उसके बाद फिर वर्ब आता है। और वर्ब में दो वर्ब होता है, एक तो एक्सुअली वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ठीक है। जिसमें इज एम आर होता है वह एक्सुअली वर्ब, और जिसमें मेन वर्ब जिसमें काम का बात होता है, जैसे रीड। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ही इज, पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना, ही इज। देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो वह अंग्रेजी का मतलब वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो ही होगा। ठीक है। ही इज। और इज क्या है पता है, एक्सुअली वर्ब है। एक्सुअली वर्ब जो भी बताएं। ठीक है। अगर जो आप नहीं देखें तो पहले 1 सेकंड 10 सेकंड और बैक कीजिए और देख लीजिए। ठीक है। और इज जो है एक्चुअली वर्ब है, वह पढ़ रहा है। रीडिंग, स्टडिंग बोल सकते हैं। स्टडी मतलब होता है पढ़ना। ठीक है। और ये जो है ना, स्टडिंग का जो हम यूज किए ये मेन वर्ब किए। और वह किताब पढ़ रहा है, स्टडी बुक लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, जो किताब था वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्थान क्या होता है, तो अभी आप लोग को बताएं, यही वाला है मेन वर्ब और प्रीपोजिशन, प्रीपोसाइट।
प्रीपोसाइड। अब प्रीपोसाइड देखिए, ऑब्जेक्ट को 3 भागों में हम बांट देंगे इधर आगे, नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है संज्ञा, समतुल्य। और देखिए सम डेली यूज्ड एन ऑब्जेक्ट, मतलब डेली हम लोग यूज करते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट क्या क्या है। तो आई का मी, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम यूज बताएंगे ट्रांसलेशन में, अभी तो फिलहाल बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर आने दीजिए इसका यूज, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसलेशन में ही होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक है। ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे, ये है, ठीक है। और देखिए इट का होता है इट, ऑब्जेक्टिव केस इट का इट ही होता है। द का होता है देम, नाउन का मतलब होता है नाउन, मतलब कोई भी संज्ञा रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस संज्ञा ही होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इतना जो डेली यूज वाला है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा और हमें भी बहुत काम आएगा यूज करने में, ठीक है। नेहा लाइक देम, ठीक है। और देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, द का देम होता है, ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पे है, ठीक है। तो नेहा लाइक देम का देम ही हो जाता है। डोंट लाफ एट मी, मतलब मुझ पे मत हंसो। देखिए अगर जो यहाँ आई रहता तो ऑब्जेक्टिव केस आई का मी हो जाता, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी मी ही है, तो क्या होगा भाई, ठीक है। और देखिए रुपेश कैन टीच हर, रुपेश उसे पढ़ा सकता है, ठीक है। टीच मतलब पढ़ा सकता। और देखिए यहाँ हर जो है ना, हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी है, तो हर ही लगेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर जो रहता कॉमन एरर में, अगर जो रहता सीता कैन टीचर, सीता उसे पढ़ा सकती है, हर नहीं, तुरंत फिर ये सी में चेंज हो जाता, सी का हर, ठीक है। यहाँ पे अगर जो सीता रहता तभी, मतलब कि अगर सीता रहता तो ये हर में चला जाता, ऐसे भी वही ठीक ही है, ठीक है। और देखिए अब कॉमन एरर अभी आप लोग को हम बता रहे थे, सी ऑलवेज लाफ एट ही पीछे क्या था, मी था डायरेक्ट था, ठीक है। और ही का हिम हो जाता है, अगर जो आई होता तो आई का मी हो जाता है यहाँ पे भी, ठीक है। सी ऑलवेज लाफ एट हिम, मतलब वह हमेशा उस पर हंसते रहती है, ठीक है। और देखिए दूसरा जो है ना, सी द ऑलवेज कम टू आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, अभी आप लोग को बताएं, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा होगा वॉइस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है अभी तो वर्ड हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग देखें, और काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आज हम लोग अब देखने वाले हैं। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो मेन वर्ब वो तो वर्ब को बांटा गया था, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म मतलब जानते हैं, देखिए बताते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म में क्या होता है ना, कि the verb which has only one object, that object is called a direct object। जो ऑब्जेक्ट केवल एक वर्ब को लेता है, ठीक है, जैसे राम किल्ड ए टाइगर, ये जो वर्ब जो एक ही ऑब्जेक्ट को लिया, ये प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है। इसको डीओ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या आई ओ के लिख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये तो एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, तो ये एक ही वर्ब लिया है, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट लिया तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट होगा। और देखिए नेहा टेक मी, ऑब्जेक्ट किसमें, एक ही है ना, ठीक है, टीच मी, नेहा उसे पढ़ा, नेहा मुझे पढ़ा रही है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मतलब कि देखिए, अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, देखिए अरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है ना, द वर्ब विच हैज़ 2 ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वर्ब जो होता है 2 ऑब्जेक्ट लेता है, द पर्सनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अब जो वर्ब जो होता है ना, वो कोई 2 ऑब्जेक्ट लेता है,
और द पर्सनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, और देखिए दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट को ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे माया टीच मी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रही है मुझे, ये तो ऑब्जेक्ट है ही, और ये डबल ऑब्जेक्ट में आता है इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन जो होता है वह मी, व्यक्तिवाचक पे ही जाता है। मनोज गिव हर, उसे दिया, डायरेक्ट तो ये है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ना हो के दो दो ऑब्जेक्ट है, और जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक क्या किसे कहते हैं? कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब अपने सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है। इसका नाम ही है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा, पूरा करता है किसको? अपना सेंटेंस के। कॉम्प्लीट द सेंटेंस मतलब सेंटेंस को पूरा करता है। द वर्ड डैट कॉम्प्लीमेंट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यह जो है ना वर्ड और ए यूज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड डैट कॉम्प्लीमेंट, देखिए जो शब्द किसी क्रिया या वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। द वर्ड डैट कॉम्प्लीमेंट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जिसकी वाक्य या क्रिया के अर्थ को, मीनिंग मतलब होता है अर्थ, ठीक है, को पूरा करता है। और ए यूज इज कॉम्प्लीमेंट, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज का 4 स्लाइड है। अगर जो कोई भी स्लाइड में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसका स्लाइड 1 2 3 करके आप बताइए, हम आपको फिर से उस वीडियो बना के देंगे उस पर वीडियो। अगर जो आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का स्टार्टिंग से ही चल रहा है। और ये देखिए लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग पहुँच चुके हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर हम लोग बहुत अपलोड कर चुके हैं, उसको अगर जो आप नहीं देखे तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।